हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। जेई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू 2024 में आज हमारा जो चैप्टर है वो वर्क एनर्जी, आप काइनेमेटिक्स सेकंड भी कह सकते हैं। वर्क एनर्जी, एनएलएम और ग्रेविटेशन तीन चैप्टर के पीवाईक्यू हैं। टोटल आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो 24 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पेपर आसान आया था इसलिए क्वेश्चन भी बहुत ईजी हैं। शिफ्ट 1 के पीवाईक्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट को या उस डाउट को आपका जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम पहले एनएलएम करेंगे, उसके बाद हम वर्क एनर्जी करेंगे और लास्ट में हम ग्रेविटी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक 1 kg आपका मास है, आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। इसको सस्पेंड किया है फ्रॉम ए सेलिंग बाय अ रोप इतना इतना। तो किसी रोप के जरिए हमने इसको यहाँ से क्या किया है, ऐसे बात दिया गया है। तो कह रहे हैं कि एफ अप्लाइड किया है, यहाँ से मिडिल से इसका एफ अप्लाइड किया गया है। तो पूछा जा रहा है 45 डिग्री अगर ये बनाता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कितना होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है। सिंपल सी बात है, आप देखें इसमें जो ये एफ है, ये जो रोप के जरिए यहाँ पे टेंशन लगेगा उसको हम टी कहेंगे। अच्छा जी, ये टी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये टी कॉस थीटा होना चाहिए, और टी का जो बैलेंस करेगा इस फोर्स को, इस साइड का कंपोनेंट टी साइन थीटा होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं अगर ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है तो f की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, t साइन थीटा हो जाएगी, यही तो होगा। और वहीं अगर आप इस वाले को देखें, यहाँ पर एक टेंशन और लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जब फोर्स लगाएंगे, देखो यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे एक टेंशन आपका बदल जाएगा। तो यहाँ पर एक टेंशन अगर T1 लग रहा है तो हमारा जो अपवर्ड फोर्स है t कॉस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, T1 के बराबर हो जाएगा। और अगर इस ब्लॉक का मास जो कि आपको दिया हुआ है 1 kg है तो डाउनवर्ड भी एक फोर्स लगेगा जिसको आप mg कहते हैं। तो आप T1 को क्या लिख सकते हैं, T1 इक्वल टू लिख सकते हैं mg। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इनको डिवाइड कर लीजिए, अब तो आप सॉल्व भी करना है। थीटा 45 दिया है तो जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो। तो इक्वेशन 1/2 अगर हम करते हैं तो हो जाएगा tan थीटा, दैट मीन्स tan 45। क्वेश्चन में गिवन है f ओवर T1 और T1 की वैल्यू है mg। ठीक है, हमें f निकालना है तो 45 1 हो गया तो f इक्वल टू हो जाएगा mg। मास आपको 1 किलो दिया है, g आपसे 10 लेने को कहा है, तो f की वैल्यू 10 न्यूटन हो जाएगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, एग्जाम्पल में आपको ये मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, अ लाइट अनस्ट्रेच स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट टू ब्लॉक ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, कह रहे हैं इफ एक्सेलेरेशन इतना। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको पुली नहीं दी है, अगर ये डायग्राम दिया होता तो शायद इस क्वेश्चन को सारे लोग कर लेते। ठीक है, मास पुली सिस्टम का ये क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में दे दिया है तो आप कोशिश करो ना बच्चों की डायग्राम बन जाए। तो आपको पता होना चाहिए जब भी मास पुली सिस्टम आपको दिया है, इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा एफबीडी को सॉल्व करके, मास का डिफरेंस और नीचे आपका मास का सम हो जाएगा। और वहीं अगर टेंशन लेते हैं, नीचे तो आपको सम ऑफ मास करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, और ऊपर प्रोडक्ट ऑफ मास के साथ 2 लेना है। चाहे तो आप यहाँ पर एफबीडी लगा के निकाल सकते हैं। ये जो टेंशन है वो ये वाला है। ठीक है, और जैसी पुली मासलेस है, ये यहाँ पर एक टेंशन और आएगा, T1 होगा जो 2 टाइम्स ऑफ T होगा। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में करें कि अगर एक्सेलरेशन g/8 है तो रेशियो ऑफ मास बताइए। तो कुछ नहीं करना था, जो आपका एक्सेलरेशन का रिलेशन था वहाँ पर आपको g/8 रखना है एक्सेलरेशन की जगहों पर। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो g से तो g कैंसिल हो गया। अब देखिए आपको m2/m1 निकालना है, तो m2/m1 आप क्या करो, m1 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1/8 इक्वल टू m2/m1 - 1 m2/m1 + 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व करके ये आ रहा है 9:7। अगला क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन आप जाएंगे, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ एनसीईआरटी पे कमांड रखिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और वैसे तो आप लोगों ने किया ही हुआ है क्वेश्चन, सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हम इसको करते हैं। तो देखो जब भी इंक्लाइंड प्लेन की बात आएगी, जब भी आपके इंक्लाइंड प्लेन की बात आएगी और इंक्लाइंड प्लेन में क्या होगा, मोशन होगा, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, तो इंक्लाइंड प्लेन में जो एक्सेलरेशन होगा, अगर कोई भी फ्रिक्शन हमारा नहीं है और ये थीटा आपको दिया है, देखो इस केस में थीटा 45 इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ l है, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होगा, कोई भी ब्लॉक अगर यहाँ से फॉल हो रहा है नीचे को, तो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा, ठीक है। ये एफबीडी आप लगाएंगे ना तो आपको ये आराम से मिल जाएगा कि ये जी साइन थीटा कैसे हुआ, ठीक है। और वैसे आपको ये पता होगा, तो जी साइन थीटा है। तो अगर इस लेंथ की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें, लगाएं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u 0 हो गया, तो बचेगा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, तो a मतलब हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कब की बात है, जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं था, ठीक है। तो इस केस में अगर टाइम t1 लग रहा है तो इसको t1 कर लेते हैं, तो t1 कितना हो जाएगा भैया, t1 हो जाएगा 2, ये डिस्टेंस हमने ऐसे ही ले लो, चलो इसको 2s, तो ये हो जाएगा 2s ओवर जी साइन थीटा। ये कब की बात है, जब आपका कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। सेकेंड केस, अगर फ्रिक्शन हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा तो होगा ही होगा, ठीक है। और एक हमारा फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू आर, इसमें से माइनस होगा, और उस केस में जो फ्रिक्शन या जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। और तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो s है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, ये हो जाएगी हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका मतलब है दोनों में से आप g निकाल लो बाहर, जी स्क्वायर हो गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और टाइम जो उसके साथ लगा वो हो गया t2 स्क्वायर। सेकेंड केस t2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो करेंगे, कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए जब हमारा जो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, जो हमारा टाइम पहले के केस में लग रहा है, जो ये t2 लगेगा, यहाँ पे t2 अगर आप निकालें तो ये लग रहा है आपका 2s ओवर, नीचे हो जाएगा g, ठीक है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, आपको ये कहा गया है कि जो फ्रिक्शन में टाइम लग रहा है वो विदाउट फ्रिक्शन का एंड टाइम है। दोनों को रखिए, स्क्वायर करिए, तो आपको सी ऑप्शन मिलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका वेट 200 न्यूटन है और वो सस्पेंड है किसी ट्री ब्रांच थ्रू अ चेन ऑफ 110 kg। द ब्रांच पुल द चेन बाय फोर्स इक्वल टू, तो कितना लगाएगा ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर इक्विलिब्रियम की बात हो रही तो कितना उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो टेंशन है, और वो कितना लग जाएगा, देखिए 200 तो उसका वेट है वो लग गया, प्लस जो चेन का मास है उस पर भी तो लगेगा, तो 10 इंटू mg, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, 300 न्यूटन इसका आंसर था। आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो है आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 3 आपके पास ब्लॉक हैं, m1 m2 और m3, और जिनका आपको क्या दिया है, मास दिया है 4 kg 6 kg और 10 kg। और डायग्राम गिवन है, एक आपको ऐसे पुली दे रखी है, ठीक है, और पहला मास आपका ये लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद दूसरा मास आपका ये लगा है, उसके बाद तीसरा मास आपका ये लगा हुआ है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन में इवन ये भी दिया है कि 2 मीटर पर सेकेंड ये इसका एक्सेलरेशन इस साइड दिया है, और यहाँ पर आपको 10g दिया है। तो कह रहे हैं कि 1 2 3 आपको दिखाया गया है, ठीक है, मतलब ये 1 दिया है, ये डायग्राम दिया है, मैंने सोचा उसी समय ड्रॉ कर देंगे, ये थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे T2 है, और यहाँ पे T3 है। तो पूछ क्या रहे हैं, व्हेन दे आर मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन इतना, तो आपको निकालना क्या है, टेंशन इन रोप 1, दैट मीन्स आपको T1 निकालना है जब एंटायर सिस्टम आपका अपवर्ड मोशन करने लग जाए, ठीक है। तो आप
क्या करिए, इस m1 पे FBD लगा लीजिए। तो m1 पे जब आप FBD लगाएंगे, m1 का जो हमारा मास है वो कितना दिया है, m1 का मास आपको 4 दिया है, ठीक है। तो इस पे जो टेंशन लगेगा वो T1 ऊपर को लगेगा क्योंकि टेंशन T1 दिया है, और नीचे को जो टेंशन लगेगा वो T2 लगेगा, ठीक है। और बात रही उसकी वेट की, तो इसमें वेट भी लगेगा, एक mg नीचे को लगेगा, ठीक है। बस बाकी सारा का सारा आपको कंफ्यूज करने को दिया है, इतना ही काम का है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा T1 के केस में, अगर आप देखें तीनों मास का कंट्रीब्यूशन आएगा, एक का नहीं आएगा, तीनों का आएगा। ये हम FBD में देखते हैं। तो MA में हम देखेंगे, M नेट लगाएंगे 4 + 6 + 10। अगर हमें M3 का पूछा होता तो उसी मास का काम होता, इंटू A 2 दिया है आपको। ऊपर को जो टेंशन है वो हमें निकालना है, माइनस आप देखो mg निकालेंगे अगर, तो mg कितना हो गया, 4 इंटू आपका g 10 ले लेते हैं, 4 इंटू 10 40 हो गया। और बात करें T2 की, जो हमारा T2 होगा इस क्वेश्चन में, जो हमें T2 है, T2 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये 200 आ जाएगा, ठीक है। T2 आप M2 की हेल्प से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 10 kg दिया है, इससे T3 आ जाएगा, इसका T3 ये हो गया, T1 - T2 M2g हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप M3 पर देखें तो T3 जो हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करिएगा, T3 के FBD से आप ये T2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 × 4 = 10, 10 10 20 40, तो T1 आ जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार है 800 kg की, टेकिंग कह रहा है, टेकिंग अ टर्न ऑन अ बैंक रोड। तो बैंक रोड पे टर्न लेती है एट एंगल इतना, तो मैक्सिमम जो स्पीड है क्या होगी। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है RG, रेडियस है R, tan थीटा प्लस म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और 1 - म्यू tan थीटा। सारा का सारा डेटा दिया है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर जो बन रहा है वो 51.4 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि लाइट स्ट्रिंग passes over a smooth light pulley connected to block M1 M2 if acceleration of a system is इतना। देखो अभी भी हमने क्वेश्चन किया था कि जो स्ट्रिंग 2 मास से कनेक्ट है, अगर स्ट्रिंग आपकी 2 मास से कनेक्ट है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पर लगाना है, M2 - M1 G M1 + M2, और एक्सेलरेशन आपको दिया है g/√2। बस इसको सॉल्व करना है, M2 M1 M1 + M2 इंटू जी। तो जी से जी कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा M1 + M2 = √2 M2 - √2 M1। तो M1 को M1 के साथ लो, M2 को M2 के साथ लो, तो M1/M2 √2 बनेगा 2 बार, तो √2 - 1 √2 + 1 किसी में है, तो ये आपका सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं एक हैवी बॉक्स है जिसका मास आपको 50 kg दिया है, मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दिया है। तो पूछ रहे हैं कि फोर्स क्या पूछ रहे हैं, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। सिंपल सी बात है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमारी वैल्यू हो जाएगी म्यू के इंटू आर, आर है नॉर्मल रिएक्शन, दैट मीन्स म्यू के इंटू एम जी। तो म्यू के दिया है 0.3, एम दिया है 50, जी के बारे में कोई बात नहीं करी है तो 9.8। आप चाहें आप 10 नहीं रख सकते क्योंकि बहुत क्लोज आंसर है, ठीक है। तो इंटू करेंगे तो 147 न्यूटन आ रहा है, आप 10 रखेंगे तो 150 के आसपास आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। 9th क्वेश्चन है कि एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास दिया है, वो रेस्ट पे है ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। When iron cylinder of mass is placed on the top of this, the floor yield and block and the cylinder together go down with an acceleration this, and the action force of system कितना होगा। तो आपसे जो आपने अप्लाइड फोर्स निकालना है वो निकालना है, जो अप्लाइड फोर्स है। कह रहे हैं कि ये ब्लॉक है, इसका मास दिया है आपको 5 किलो, इसके ऊपर एक आपने सिलेंडर रख दिया है, ठीक है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस घुमा रखा है थोड़ा सा। ये 25 kg है, और कह रहे हैं कि जब ये हमने रखा तो ये 0.1 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा है। तो सबसे पहले आप निकालो इसका mg,
जो वेट होगा, तो पहले तो नेट मास हो जाएगा 30 और जी आपको कुछ दिया नहीं है तो हम 9.80 ले लेते हैं, तो 30 इंटू ये हो गया 294, ठीक है। और इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लगेगा, बस अब एफबीडी तो लगानी है, तो हो जाएगा एम ए इक्वल टू डाउनवर्ड हो रहा है तो एम जी माइनस एन, और आपसे क्या निकालना, आपको क्या निकालना है, एक्शन फोर्स, दैट मीन्स एन निकालना है, तो एम ए प्लस क्या कर देना है एम ए, अच्छा ये एम ए हो गया, तो एक काम करिए हो जाएगा एन इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, तो एम जी तो आपने निकाला 294 और एम ए हो जाएगा आपका मास कितना है 30 इंटू 0.1, 0.1 मतलब हो गया 3, तो इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 291 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कह रहे 2 kg ब्रिक्स है आपके पास, बिगिन टू स्लाइड ओवर अ सरफेस एट एन एंगल 45 डिग्री, तो पूछ रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, अभी भी मैंने आपको बताया जब भी हम इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, हम ड्रॉ ही कर लेते हैं एक बार, अगर आपने ये किया होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये मास m है, तो कई बार हम इसको करते हैं कि अगर ये थीटा एंगल है तो इसका वेट कहाँ होगा, एम जी यहाँ होगा, ठीक है, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ये होगा, ठीक। तो हम इसको नॉर्मल रिएक्शन को पहले सही बना लेते हैं, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, तो अगर हम इसको ब्रेक करें, ये थीटा एंगल है तो एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एम जी साइन थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए इधर को अगर ये स्लाइड कर रही है तो विदाउट फ्रिक्शन में, या जब फ्रिक्शन नहीं है तो हमारे दोनों इक्वल होंगे, तो इक्वल होंगे तो ए की वैल्यू जी साइन थीटा आ जाएगी। और वहीं अगर नॉर्मल की बात करें तो जो नॉर्मल है हमारा आर, उसकी वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉस थीटा। लेकिन जब फ्रिक्शन की बात होगी तो फ्रिक्शन के बाद में हमारा क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स इस साइड को लग जाएगा जिसको हम एफ ऑफ के कहते हैं, और जो फ्रिक्शन होता है बच्चों वो म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वह उस केस में क्या होगा, एम जी साइन थीटा में हमको म्यू के आर को माइनस करना पड़ेगा, आर की वैल्यू आपको पता है। तो सेम आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इतना इतना है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालिए। अभी भी मैं आपको बताया कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें म्यू एस एन, क्योंकि बॉडी जो है इस सरफेस में हमने रखा है और ये हमारा स्लाइड करना शुरू कर रही है, तो स्लाइड शुरू करेगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका म्यू एस एन के बराबर होगा, ठीक है। और एन क्या होता है, एन होता है, आपने अभी बताया है कि एन होता है एम जी कॉस थीटा, थीटा आपको दिया है 45, ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, ठीक। तो वैल्यू जब रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इस केस में आपको m दिया है, म्यू एस आपको निकालना है, और आपको इसमें और कुछ एफ एल की वैल्यू भी नहीं दी है। तो आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन के लिए ये जो फ्रिक्शन है, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन का काम जो करेगा हमारा, अगर ये बॉडी इस साइड को स्लाइड करेगी तो एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, तो आपका जो म्यू एस होगा, या आप डायरेक्टली इसको ना लगा के ये भी बोल सकते हैं, आपने फ्रिक्शन पढ़ा है कि जब भी बॉडी स्लाइड होगी तो जो म्यू एस होगा आपका वो टेन थीटा के बराबर होगा, ये भी आपने पढ़ा है, तो डायरेक्ट आप इसको भी लगा सकते हैं, 1045 इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि वुडन ब्लॉक है इनिशियली एट रेस्ट एट ग्राउंड, ठीक है, इसमें आपको ग्राफ दिया गया था और ग्राफ बताने थे, 4 ग्राफ आपको इस क्वेश्चन में दिए हैं, ठीक है, और वो ग्राफ क्या है देखिए। और ये हमारे जो ग्राफ हैं ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि एक ग्राफ सही है जो इस बिहेवियर को दिखा रहा है। तो कह रहे कि एक वुडन ब्लॉक है इनिशियली एट रेस्ट पे है, ठीक है, तो इनिशियली अगर रेस्ट पे है उसके बाद क्या हो रहा है, आपने पुश किया किसी एक फोर्स से, पुश करने के बाद हमारा कौन सा ग्राफ उसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखिए जब वुडन ब्लॉक हमारा है, हमने उसको पुश करेंगे तो होगा क्या, F इक्वल टू हमें पता है ma होता है, तो A इक्वल टू हो जाएगा F बाई एम, यही तो होगा। अब जब हम उसको कांस्टेंट फोर्स से पुश करेंगे तो हमारा जो A होगा वो क्या होगा, T के प्रोपोर्शनल होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा, तो लीनियरली इंक्रीज के लिए हमारा ये वाला ग्राफ सही होगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे हैं वर्क एनर्जी के क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ के नहीं आए हुए हैं, लेकिन जितने आए हैं इजी क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार फटाफट इनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक रबर बॉल है आपकी, ठीक है, और वो जो रबर बॉल है वो आपकी
फॉल्स हो रही है फ्रॉम ए हाइट h, मतलब ये अगर ग्राउंड है तो रबर बॉल्स हमारी h हाइट से नीचे गिर रही है। उसके बाद कह रहे हैं एंड रिबाउंड, तो रिबाउंड मतलब हो गया जैसे यहाँ वो आई नीचे गिरी, ठीक है, यहाँ से रबर बॉल आई नीचे गिरी तो फिर वो रिबाउंड हुई ऊपर को, मान लो यहाँ चले गई, और वो हाइट कह रहे हैं कि h/2 है। तो कह रहे हैं परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इनिशियल सिस्टम एज वेल एज वेलोसिटी बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो दोनों पूछ रहे हैं, एनर्जी पूछ रहे हैं और वेलोसिटी ऑफ बॉल पूछ रहे हैं, ठीक है। पहले देखो वेलोसिटी कौन सी चाहिए, बॉल बिफोर इट स्ट्राइक ग्राउंड, तो जब भी ये नीचे को आएगी तो आपको करना क्या है, लॉज ऑफ मोशन लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाओगे यहाँ पे u 0 है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh हो जाएगी, ठीक है। तो √2gh एक इसमें है एक इसमें है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है जब h से h/2 इसका रिड्यूस हो रही है तो एनर्जी 50% ही रिड्यूस होगी, 40 तो नहीं होगी, लेकिन हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जब ये पहली बार थी, दूसरी बार जब बॉल रिबाउंड होगी तो वहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी 2gh की जगह हो जाएगा 2gh/2 या आप कह सकते हैं √gh, ठीक है भैया। ये सेकंड वाले केस में है। अब आपसे कह रहे हैं एनर्जी कितनी होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पहले आप यहाँ पे निकाल लो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², तो ये हो जाएगा ½ mv², मतलब हो गया 2gh, तो आप 2 से 2 कैंसिल कर लो, mgh हो गया, ठीक है। प्योरली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। सेम यहाँ पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mgh/2। आपको क्या पूछा गया है, चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं इनिशियल कर देता हूँ, इसको मैं फाइनल कर देता हूँ, इंटू 100 कर दो। तो अब देखो mgh 1 में से हाफ घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 में से हाफ घटाएंगे तो हाफ ही आने वाला है, और नीचे इनिशियल लिखनी है तो इनिशियल कितना है, mgh इंटू 100, तो 50% हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं आपसे कि एक बॉडी है mkg जो आपकी स्लाइड हो रही है इस पॉइंट A से, ठीक है, और ये 45 डिग्री दिया है along द कर्व ऑफ वर्टिकल सर्कल फ्रॉम पॉइंट A टू B, और ये पॉइंट B दिया गया है। तो कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट B कितना होगा। कई बार हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो जो V पर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये वर्टिकल सर्कल वाला हमारा क्वेश्चन है, कई बार मैं इसके आपको वो भी करवा चुका हूँ, जो हम इनफाइनाइट सीरीज बनाते हैं अपनी शॉर्ट्स में, वो हमने इसमें कई बार डिस्कस की है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब आप क्या करिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए A से B पर, ये A है, एक 2 पॉइंट चाहिए आपको ये कंजर्वेशन लॉ लगाने के लिए, तो A से B पे जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो कैसे होगा, देखिए जो आपका वर्क होगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कर लीजिए तो वर्क हो जाएगा mg। अब आपको चाहिए टोटल क्या, डिस्टेंस, हाइट तो चाहिए टोटल, तो mgh आपको पहले मैं लिख लेता हूँ, टोटल वर्क डन जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी आपकी आप mv² होगी क्योंकि इस पे 0 हो जाएगी। यहाँ पे तो बॉडी किस में है, रेस्ट पे है, ऐसा क्वेश्चन में ये कहा गया है। अब आपको लगाना है mgh, कहाँ से कहाँ आ गया, A से लेके आपकी B तक आ गई, ठीक है। अब आप देखिए ये तो R है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक। अब ये बची, देखो अगर ये R है, ये भी R होगी, ये भी R होगी, तो ये कितना होगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा r/√2, ठीक है। हमने कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए, r cos 45 और r cos sin और r sin 45, तो r sin 45 का ये हो जाएगा r sin 45, तो हमने ये कंपोनेंट निकाल दिया, ये वाला आपका r cos 45, तो हमारी जो mgh में लगेगा, mgh टोटल हाइट कितनी लगेगी ये वाली, तो ये लग जाएगी r/√2, इसका मतलब हो गया r + r/√2 mgh हो गया इक्वल टू ½ mvb²। तो भैया m से m कट गया,
जी तो है नहीं यहाँ पर। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दो, सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो जी आपको यहाँ पर ये पहले वी वी ही निकाल लो। चलो तो वी भी हो जाएगा अंडर रूट 2g, और आर भी बाहर निकाल दिया, 1+1/√2। अब वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करके लगभग 21 के आसपास आ रहा था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 21 पॉइंट समथिंग आ रहा था, इसमें से कुछ मिस हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन ये वाला जो है ये 21 पॉइंट समथिंग था। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है 50 kg, और उसको लिफ्ट किया गया है हाइट इतना इतना। दो केस आपको दिए हैं, एक बार तो यहाँ रखा गया है, ठीक है। इस केस में इसका मास 50 kg दिया है, और दूसरी बार हमारा जो बॉडी है उसका मास यहाँ रखा गया है, ठीक। तो आपसे ये कह रहे हैं कि दो डिफरेंट वे में आपने इसको क्या किया, पुल किया, तो रेशियो ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा। इस केस में जो हाइट है वो आपको दी गई है 20 मीटर, ठीक है, और इस केस में भी हाइट आपको 20 मीटर दी है। मास दोनों का 50 किलो लिया गया, ठीक है। दोनों को पुल किया गया है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इतना बड़ा बनाया था, आप सभी को पता होगा कि जो वर्क डन है किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा। ग्रेविटी वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो अगर पाथ ही इंडिपेंडेंट होगा तो हमारा क्या होगा, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों में वो सेम होगा। तो आंसर 1:1। अगला क्वेश्चन है, ये तो हमने इतनी बार क्वेश्चन किया है, बिना पढ़े ही मैं इसको 3/2 कर दूं, कि एक बॉडी है जो आपका यूनि डायरेक्शन में मूव कर रही है कांस्टेंट पावर में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो पावर इक्वल टू होता है F/v, और कह रहे हैं कि पावर कांस्टेंट है, तो F इक्वल टू क्या होता है ma/v, ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा dv/dt इंटू v कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करें, v dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/dt/m हो जाएगा, और इंटीग्रेशन लगा देते हैं। कांस्टेंट पावर है 0 से t में, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, सॉल्व करके आ जाएगा v²/2 इक्वल टू ct। तो v किस पे डिपेंड कर रहा है, t की पावर हाफ। हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ds/dt प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ। अगेन s को जब आप सॉल्व करेंगे तो t की पावर हाफ dt का क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा t की पावर 3/2 प्लस c, और ये 2/3, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से जो डिट्टो क्वेश्चन आते हैं वो सही होने चाहिए। कह रहे एक बुलेट है जिसका मास है 50 kg, उसको हमने फायर किया विद स्पीड इतना ऑन अ प्लाईवुड, इमर्ज इतना, तो परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। कई बार हमने कर दिया है ऐसे क्वेश्चन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, और वेलोसिटी दी है 100, तो इसको हमने 4 कर दिया स्क्वायर करके। फाइनल एनर्जी में जो वेलोसिटी है हाफ m, और 40 का स्क्वायर कर दिया हमने 1600। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100 लगाते हैं जब भी परसेंटेज निकालते हैं। सॉल्व करेंगे तो 84 बन के आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेशनरी आपका पार्टिकल है जो ब्रेक हो गया दो पीस में, Ma और Mb। एक स्टेशनरी पार्टिकल था, दो ब्रेक हो गया है, एक Ma में हो गया, एक Mb में हो गया। कहते हैं कि Ma की जो स्पीड है वो Va है और Mb की Vv है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। देखो जब भी कोई कोलिजन होता है, डीके होता है, उस केस में हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो दोनों पार्टिकल का मोमेंटम सेम रहेगा, और मोमेंटम होता है mv। तो इस केस में जो हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी वो ये वाला रिलेशन फॉलो करेंगी। अब हमें दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए, तो इसका मतलब है हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ma/va का स्क्वायर ओवर हाफ mb/vb का स्क्वायर। आप ध्यान से देखें, ma va mb vb एक कंडीशन से तो सेम आ जाएंगे, तो दोनों से क्या मिलेगा, हमें va/vb मिलेगा, ठीक है, va/vb मिलेगा। अब हमें क्वेश्चन में b/a पूछा है, तो हमारा b/a आंसर सही रहेगा। वैसे भी उन्होंने va में दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्कुलर टेबल है जो रोटेट कर रही है आपकी
और पूछ रहे हैं जब ये रोटेशन करती है तो उसके बाद करें देयर इज अ स्मूथ ग्रूव अलोंग अ रेडियल डायरेक्शन ऑन अ टेबल, अ स्टील बॉल इज जेंटली प्लेस एट डिस्टेंस 1 मीटर ऑन द ग्रूव, ऑल द सरफेस आर स्मूथ इफ रेडियस इज इतना, तो रेडियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू टेबल x रूट 2 ओमेगा मीटर पर सेकेंड, तो x कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ग्रुप का मतलब है ये आपने एक ग्रुप रख के यहाँ पर एक बॉल रख दी है। ठीक है, और ये डिस्टेंस 1 मीटर आपको दिया गया है, रोटेशन दिखा रही है ओमेगा, और टोटल रेडियस आपको दी है 3 मीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन में, तो सेंट्रीपिटल यहाँ पर एक्सेलरेशन लगेगा ओमेगा स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो जो डिस्टेंस है, जो एक्स आपको दिया है, ये डिस्टेंस आपको कितनी दी है, एक्स डिस्टेंस आपको दी है यहाँ पे। ठीक है, या आप इसको रेडियस को आर डिस्टेंस कर लो जिससे घूमेगा, तो ये हो जाएगा वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, रोटेशन वाला बस एक क्वेश्चन लग गया इसमें और कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा आर, ये फिर एक्स ही कर लो, चलो ना इसको डिस्प्लेसमेंट एक्स ले लो, जिससे कि फिर ये हमारा डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत ना करे, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई टू, और एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर में हमारी जो लिमिट लगेगी 1 से 3 पे लगेगी। सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ रही है 2 रूट 2, दैट मीन्स x जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो 2 है। 7 क्वेश्चन है, एक फोर्स दिया है, पूछ रहे हैं वर्क डन कितना होगा। आप देखिए ये तो और भी इजी, फोर्स आपको वेरिएबल दिया है, तो इसका मतलब है वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो लगेगा। बस एक बार इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, 2 से 4 करना है, और दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 dx। ठीक है, अब तो इसको सॉल्व करना आप समझ ही रहे हैं कि कितना आसान होगा। ये हो जाएगा 3x की पावर 3 ओवर 3 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, और ये 2 से 4, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। पहले सॉल्व कर लिया करो, फिर चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करके इसका आंसर जो आ रहा है 58 जूल बन के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और होगा इसमें, ये वाला, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है इजी, कह रहे हैं कि वेलोसिटी आपको दी है, वेलोसिटी दी है अल्फा रूट एक्स, कह रहे हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्स, बताइए। आप देखो आपको वेलोसिटी दी है, वर्क डन निकालना है। जब भी वेलोसिटी दी है तो आपको याद आ जानी चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बस ध्यान रहे कंडीशन दी है उन्होंने 0 to d निकालना है। अगर x 0 होगा और अगर x d होगा तो वहाँ पर आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो x 0 पे वेलोसिटी 0 और x d पे जो वेलोसिटी होगी वो अल्फा रूट d होगी। तो जब आप वर्क निकालेंगे तो आपका क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर d माइनस 0, तो आपका वर्क हो जाएगा, वो हो जाएगा m अल्फा स्क्वायर d बाई 2। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना कि अगर आपको x दिया है, दैट मीन्स अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप वहां पर लगाएंगे वर्क के लिए f डॉट डी एक्स। अदरवाइज अगर आपको वेलोसिटी दी है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम पर जरूर एक बार विचार करेंगे। आगे चलते हैं, ग्रेविटेशन में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, जैसे बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ वैसे ही आपको भी पढ़ना चाहिए। जो हमारा रिवीजन होना चाहिए, स्टार्टिंग में तो आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, लेकिन जब रिवीजन होगा तो आप पहले 2 चैप्टर जो हैं काइनेमेटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, उसको एक साथ पढ़िए, और जो अगले 3 चैप्टर हैं रोटेशन एक्सक्लूड कर लो, इनको एक साथ पढ़िए, फिर रोटेशन पढ़िए। ठीक है, तो मैं इसी हिसाब से, हम आप कोचिंग में भी करवाते हैं और आपको भी मैं इसीलिए इसी हिसाब से पैटर्न से चल रहा हूँ। इससे आपका क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगी और एक ब्रेन में मैप बनेगा हर एक चैप्टर के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इसके भी बहुत सरल क्वेश्चन आए हैं।
एक सैटेलाइट है जिसका मास दिया हुआ है, रिवॉल्व कर रहा है विद रेडियस 2r, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं अगर इसकी जो एनर्जी है, इस एनर्जी को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये जो एनर्जी है, ये कहते हैं कि अगर जो ये एनर्जी है ये कितनी है, ये जो एनर्जी आपको दी है, अगर इस एनर्जी की वैल्यू कह रहे हैं कि 10⁴R/6 है, तो इफ इट रिवॉल्व इन अ न्यू सर्कुलर ऑर्बिट, तो रेडियस कितनी होगी। कहने का मतलब है मास दिया है, रेडियस दी है। कह रहे अगर इतनी एनर्जी हमने उसको सप्लाई की तो ये रिवॉल्व करेगा जो नए रेडियस में, वो कितना होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमें रेडियस निकालना है, ठीक है। आप ये सोचिए कि आपने जो सैटेलाइट भेजा उसका मास क्या था, m था, जो 10⁻³ दिया है, और उसकी रेडियस कितनी है, r है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये सेकंड है, ठीक है। ये हमारे अर्थ का एज्यूम कर लो, चलो अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस। हमें ये कंडीशन पहले जो हमें मास दिया है, इसको मैं काम करता हूँ 10⁻³ रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ रखा और इसकी रेडियस आपको यहाँ से दी है 2r। कह रहे कि अगर इतनी एनर्जी दे दी जाए तो फिर ये कौन से रेडियस या कौन से ऑर्बिट में घूमेगा जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, ठीक। अब आप देखिए टोटल जो एनर्जी है, क्योंकि आपको एनर्जी दी है सैटेलाइट की, जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट ओवर रेडियस, और रेडियस यहाँ पे कितनी दी है, 2r होती है, तो हमारा रेडियस दी है 2r, तो ये हो जाएगा gm1/4r, ये हो जाएगा। अब आप एनर्जी कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये वाली बात, तो टोटल जो आप एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी, -gm(m)4r, और आपने एनर्जी कितनी दी, 10⁴R/6 जूल। तो जब आप ये एनर्जी देंगे तो अब ये एनर्जी के साथ वो रोटेट करेगा किसी नेक्स्ट ऑर्बिट में, और उसकी रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट ओवर 2r, r मतलब रेडियस, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है इसमें, अब आपको इन दोनों को इक्वेट करको, इनको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे, देखो gm 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 gm, ये सब gm कैंसिल हो गया, बचा क्या भैया, m1 इसमें नहीं है m1, तो आपको अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आप सैटेलाइट का मास 10⁻³ रख के इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आपका आंसर 6r बन रहा है, या आप 6r रख के भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एस्ट्रोनॉट है, टेक्स अ बॉल ऑफ मास इतना अर्थ टू स्पेस। आगे कहते हैं ही थ्रू द बॉल इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट अर्थ एट एल्टीट्यूड इतना, फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू ऑर्बिट द चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉल इज x टाइम दिस। तो x कितना होगा, तो यहाँ पे तो क्लियरली आपको बताया है कि जो टोटल एनर्जी है चेंज उसमें कितना होगा। तो ऑब्वियस बात है, पहले तो आप इनिशियल एनर्जी निकाल लो कितनी होगी, फिर आप फाइनल एनर्जी निकाल लो, और दोनों को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि आपको वो दे रखी है g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट ओवर 21re। तो इनिशियल एनर्जी आप निकालेंगे तो हो जाएगा g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। इसको m ऑफ e कर लो, और अपॉन में जो हमारी डिस्टेंस है अर्थ के रेडियस से फेंक रहे हैं। अब किसी हाइट h में फेंक दिया, हमको बताया नहीं है, बस ये बताया गया है कि जो उसका लैटिट्यूड है वो इतना है, तो इसका मतलब हो गया ये re प्लस h हो गया, ठीक है। और टोटल एनर्जी में 2 टाइम होता है तो ये 2 हो गया, ठीक है भैया। h कितना दिया है, h आपको दिया है 318.5। अच्छा, अगर आप इसको अप्रॉक्स करें थोड़ा, तो ये अर्थ की रेडियस का 1/20 के आसपास होगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसमें रख दीजिए h की वैल्यू। थोड़ा सा इसमें इन्होंने कैलकुलेशन करवा लिया था, 2re प्लस r/20, बस दोनों का डिफरेंस करना है। इसको सॉल्व कर दें तो 20 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 10, तो हो जाएगा -10 gmem ओवर 21re। दोनों का डिफरेंस करें अगर, तो डिफरेंस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये अलग है आपका, तो ये हो जाएगा gme
और m ओवर r ही तो दोनों में था, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10/21, ये आ जाएगा 11/21 एंड समथिंग, तो x की वैल्यू 11 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं दो सैटेलाइट हैं भैया और एक दूसरे के अराउंड घूम रही हैं, इतनी उनकी रेडियस है, अगर स्पीड इतनी है तो b की कितनी होगी। सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड होती है gm/r। इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, एस्केप की होती है 2gm/r, लेकिन सैटेलाइट की कितनी होती है gm/r। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/√r। तो अगर दो के लिए लगाएं v/vb तो कितना आ जाएगा, rb/ra। आपको दिया है, एक r दिया है, दूसरा 4r दिया है, इसका मतलब ये 1/2 हो गया। तो आपसे b की स्पीड पूछ रहे हैं, तो 2 टाइम v हो गया, v आपको दिया है 3, तो 3 मतलब 6v। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, एक दो क्वेश्चन ही कंफ्यूजन है। कह रहे हैं कि 2 प्लैनेट A एंड B हैविंग मास दे दी थी सन R1 R2, तो एंगुलर मोमेंटम अगर L है तो B का 3L है, तो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार इन्होंने यूनिक पूछा, और इसमें जो TA/TB है ना, इसके कुछ रिलेशन दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो ध्यान दीजिए ऐसा कौन सा हमारा रिलेशन है जिसमें एंगुलर मोमेंटम और टाइम होता है, और वो है हमारा एरियल वेलोसिटी। एक बात ध्यान रखना, और वो क्या होती है L/2m। तो इसको 2 बार लगाना है, इस बार इन्होंने नया फॉर्मूला लिया। तो पहले ऑर्बिट के लिए अगर रेडियस r1 है तो पाई r1² ओवर पहले का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन में जो टाइम है हमारा टाइम पीरियड ही चले जाएगा। एंगुलर मोमेंटम पहले का L है और मास 2m है, m1 हो गया। सेकंड के लिए जो हमारी रेडियस है हम उसको पाई r2 ले लेते हैं, और ये TB है, तो ये क्या हो जाएगा L/2m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे L भी हमारा 3L है, ये क्वेश्चन में दिया है, देखो ये L दिया है, ये 3L दिया है। ठीक है, अभी तक 3-4 साल में ऐसा क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया जिसमें L/2m का ज़्यादा यूज हो रहा था। अब आप देखिए इन दोनों को, देखिए अगर आप दोनों को डिवाइड कर लेते हैं या यहाँ से TA निकाल लेते हैं, ठीक है, तो TA कितना हो जाएगा, TA इधर भेज दीजिए, बाकी इसको इधर भेज दीजिए, तो TA की वैल्यू आप इन दोनों को सॉल्व करिए, TA/TB ही कर लीजिए डायरेक्ट, तो आ जाएगा 3 × m1m2 और r1/r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो केपलर्स का थर्ड लॉ है वो कहते हैं कि TA/TB जो होगा वो सेमी मेजर एक्सिस जो है हमारी, या जो रेडियस उसकी चल रही है उसके 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा। या आप एक काम करिए, इसको इधर स्क्वायर कर लीजिए, ये हमारा थर्ड लॉ है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे TA/TB को, तो जो r1/r2 है, ठीक है, जो आपका r1/r2 है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, r1/r2 यहाँ से अगर निकालते हैं तो r1/r2 आ जाएगा TA/TB की पावर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो TA/TB इक्वल टू 3 m1/m2, और ये हो जाएगा TA/TB की पावर ये 4/3 हो जाएगा। बस यही इन्होंने पूछा था इसी तरह से। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एज्यूमिंग अर्थ टू बी स्फीयर। अच्छा जी, ये बात कहते हैं ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। जब भी डेंसिटी वर्ड इन्होंने यूज कर दिया तो आपको भी फिर फॉर्मूले में डेंसिटी लानी पड़ेगी। उसके बाद कह रहे हैं 300 न्यूटन ऑन द सरफेस, हाउ मच इट वुड वेट एट r/4 डेप्थ अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो पूछ रहे हैं कि r/4 जब हम इसका जो डेप्थ है, ठीक है, तो कितना होगा। ठीक है ना, तो कैसे करोगे, देखिए इजी क्वेश्चन है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ गया है। तो डेप्थ का जो रिलेशन होता है बच्चों वो याद होना चाहिए कि डेप्थ पे जो ग्रेविटी होती है 1 माइनस डेप्थ/r होता है। और वेट की बात करेंगे तो हम दोनों को मास का इंटू कर देते हैं दोनों में, तो ये हो जाएगा। तो ये जो वेट है ये किसी डेप्थ पे है और ये सरफेस पे है, तो ये रिलेशन बन गया। अब आपको करना ही क्या है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है आपको,
देखो कह रहे हैं कि एज्यूमिंग इतना इतना वेट 300 और सरफेस, तो ये आपको दिया है 300 और डेप्थ आपको दी है r/4। तो r/4 का मतलब हो गया, डायरेक्टली इसको हम लिख देते हैं तो 1/4। तो 300 इंटू 3/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये जो 225 बन जाएगा। ठीक है, ये तो डेप्थ का है। अगर हाइट का पूछा जाता तो हाइट का जो रिलेशन है वो 1 - 2h/r होता है, ये बात भी ध्यान रखना। और GH GD के बराबर तब होगा जब डेप्थ हमारी हाइट की डबल होगी। अर्थ के सरफेस से अगर आप 2 गुना ऊपर चलेंगे और डेप्थ D उसके, वहां पर ग्रेविटी दोनों बराबर होंगी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि टू प्रोजेक्ट ऑफ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इज। आपको करना क्या है, एक बॉडी है जिसका मास m है, कोई भी एक सैटेलाइट है, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको सरफेस से कहाँ भेज रहे हैं, इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत लोग क्या कर देते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। देखो सरफेस पे आप उसको काइनेटिक एनर्जी जो देंगे टोटल, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। m से m कट गया तो v कितना आ जाएगा, v की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, आपसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इसको कैंसिल नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो ये तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी सरफेस से। तो g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट बाय r हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन ये है नहीं। तो आप सभी को पता होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, gm/r²। तो यहाँ से gme की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, g × r²। तो ऊपर रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा gmr। ठीक है, तो gmr सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, कह रहे हैं सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन स्टेशनरी ऑर्बिट, टाइम पीरियड इतना है, मास ऑफ इज 1/4 ऑफ दिस, तो रेडियस कितनी होगी पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, केपलर्स लॉ। अब देखो सब लोग इसी को याद रखते हैं कि केपलर्स लॉ ये है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको याद मत करिए, आप इसको याद करिए, ये कांस्टेंट के साथ याद करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे ना तो एक कांस्टेंट आएगा, और एग्जाम में कई बार वो कांस्टेंट ही पूछेगा। कई बार ये इसी बार डायमेंशन एनालिसिस में भी इसकी वैल्यू पूछी थी कि कौन सा फॉर्मूला गलत है कौन सा सही है। तो T1/T2 अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मास का रोल आ गया तो मास को भी आपको काउंट करना पड़ेगा, इसकी पावर हाफ, R1/R2 जो भी आपकी 2 रेडियस हैं, मैंने इसको 3/2 कर लिया। बस अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ये 6 दिया है पहले के लिए 24, R1 देखो m एक का m दिया है, एक का m/4 दिया है, और R1 हमको नहीं दिया है, और जो हमें R2 है उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी 10⁴। ठीक है, इसको पूरा ही बाहर आप क्या कर लीजिए 3/2 ले लीजिए। बस आप इसको सॉल्व करना है, आंसर तक पहुंच जाएंगे, 1 पॉइंट के आसपास आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक सिंपल पेंडुलम है डूइंग अ स्मॉल ऑसिलेशन at a place r height above the earth surface has a time period t1 equal to 4 second. t2 would be time period if it brought to point which is height of 2r. तो कह रहा है कौन सा रिलेशन सही होगा। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा टाइम पीरियड है, जो हमारा टाइम पीरियड है किसकी वजह से, देखो ग्रेविटी का रोल है, तो ग्रेविटी का जो टाइम पीरियड होगा, या आप ये बोल सकते हो जो हमारा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो 2πL/g है। क्या है, 2πL/g है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं डूइंग स्मॉल ऑसिलेशन एट प्लेस r अबव द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस से ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, और सेकेंड केस में क्या है, देखो पहले जो r रेडियस है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा टाइम पीरियड है वो t1 है, और नेक्स्ट जो हमारा रेडियस है वो 2r दी है, और 2r के करस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड है वो t2 है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। ठीक है, तो जब ये वाला क्वेश्चन आएगा, देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये है, L/g है। अब आप ध्यान देना यहाँ पे कि 2π का तो कोई रोल नहीं है, लेंथ भी सेम है, रोल किसका है, g का। अब आप कहेंगे सर हम इसमें g की वैल्यू क्या रखें, देखो हाइट बदलने के साथ g बदलता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, तो g की वैल्यू क्या होती है, gm/r² होती है। और किसी हाइट की बात करें तो g का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, r/h, r+h का स्क्वायर हो जाएगा।
तो अगर आप यहाँ पे देखें किसी भी हाइट h के करस्पॉन्डिंग हम अगर देखें तो जी एच कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका जी आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका अभी काम करिए, कंप्लीट होल स्क्वायर कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, या आप चाहो तो अपॉन में जी कर दीजिए। हाइट का रिलेशन है। अब यहाँ पर पहले केस दिया है अगर h इक्वल टू आर होगा, तो h अगर r रख देंगे, आर 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 टू आर, तो जी एच बाई जी की वैल्यू आ गई 1/4। दूसरे केस में अगर आप h की वैल्यू क्या रख दें, एक काम करिए, इसको रहने दो, आप एक यहाँ से रिलेशन लिखिए, ज़्यादा लंबा चले जाएगा क्वेश्चन। जो दो केस के लिए टाइम पीरियड है T1/T2, उसका वैल्यू हो जाएगा g के हिसाब से G2/G1, ये हो जाएगा। अब पहले G1 निकालते हैं, तो G1 कितना हो जाएगा, हमारा जो ग्रेविटी का रिलेशन है ये किसी हाइट h पे है, ये g पे है, तो GH/G जो है हमारा वो होता है 1, या अभी काम करिए R/R प्लस h का होल स्क्वायर है। अब पहले केस में r कितना दिया है, शायद h दिया है, तो h यहाँ पर r रख देंगे, तो r और r 2r, तो 1/4, तो G1 आ जाएगा G/4। सेकेंड केस में G2 निकालते हैं। अभी हमें कितना दिया है, कह रहे कि T1 4 दिया है, अच्छी बात है, 4 दे दिया। T2 वुड भी टाइम पीरियड, T2 निकालना है, 2r दिया है, तो 2r रखेंगे, 2r 3r, तो ये 9 हो जाएगा, G/9। अब इसमें वैल्यू रख दो, T1 दिया है 4, T2 हमें नहीं दिया है, और रूट के अंदर अगर आप जाएंगे, रूट के अंदर यहाँ पे रखना है G/9 और यहाँ पे रखना है G/4, तो 4/9 मतलब 2/3, तो 2 से कट गया 2 बार, तो 6। ये हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा T1 की वैल्यू भी नहीं रखनी है इन्होंने, T1 भी ऐसे ही रहने दिया है, तो ये आ जाएगा 3T1 इक्वल टू 2T2। समझ रहे हैं ना, T1 नहीं रखना है, अगर T1 रखोगे फिर T1 T2 के टर्म में आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर पेंडुलम का केस बहुत बार आता है एग्जाम में, तो आपको जी का रिलेशन पता होना चाहिए। आगे कह रहे हैं हाइड्रोजन है आपका, रेशियो ऑफ कूलम्बिक और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। तो कूलम्बिक मतलब जो कूलम्ब साहब ने हमें बताया था वो वाला, और आपको ग्रेविटेशन वाला बताना है। आप एक बार विजिट करिएगा, इसका आंसर तो मैं आपको बता दूं 10⁻39 है, ठीक है। एक बार आप NCERT क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल पहला देखिएगा, या एग्जाम्पल में देखिएगा, उसमें सारे कुछ आपको दिए हुए हैं। एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालेंगे आप, F इलेक्ट्रिक ओवर F ग्रेविटेशनल लगभग आती है 2.9 10⁻39। अच्छा, F इलेक्ट्रिक आपको पता ही है क्या होगा, 10⁹ Q1 Q2/r²। अच्छा, F ग्रेविटी की बात करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻11 M1 M2/r²। तो जब रेशियो करेंगे r² से r² कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है। मैंने तो 1 2 3 4 ही नहीं लिखे मैच करने वाले, इसको आप घर में खुद चेक करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, टोटल कितनी होती है, और एस्केप कितनी होती है, और उसके साथ साथ आप काइनेटिक पोटेंशियल टोटल में रिलेशन भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 kg की बॉडी है जो 2r डिस्टेंस पे आपने रखी हुई है। कह रहे हैं 2r डिस्टेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल पुल, तो कितना ग्रेविटेशनल पुल ये फॉलो करेगा। अब देखो 90 kg उसका मास है, 2r डिस्टेंस पे रखी है, कहाँ से, सरफेस ऑफ अर्थ से, मतलब अर्थ के बाहर चले गए हो आप, ठीक है। तो GH में जो वेरिएशन है वो G1 - 2h/r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइट की बात हो रही है, रेडियस बढ़ रहा है, तो जो हमारा h है ये क्या है, 2r है, 2r मतलब ये हो जाएगा 2 2 जा 4r/r। ओके, तो माइनस में आएगा, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते, अब ये माइनस में आ रहा है ना, तो आप एक काम करिए GH/G ये वाला यूज कर लीजिए, R प्लस H का होल स्क्वायर, इससे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। नेगेटिव में G वैलिड कैसे होगा ना, R हो गया 2r, तो 2r 3r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9, तो GH हो जाएगा आपका G/9। अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर
कितना वेट होगा, तो एम कितना है 90 इंटू जी बाई 9, तो ये आ रहा है 10G, दैट मीन्स 100 न्यूटन। उस वाले में अगर आप यूज़ करते हैं ना, और वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, GH/G जो हम फॉर्मूला ये लगाते हैं ना, ये हम एक स्पेशल कंडीशन के लिए लगाते हैं, जब हाइट जो है रेडियस से बहुत कम हो जाए, और यहाँ तो ये डबल हो गई है ना, तो ये वैसे ही नहीं लगेगा फॉर्मूला। कह रहे कि करेक्ट फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ सैटेलाइट, ये भी ऐसी क्वेश्चन था, इसमें भी रिलेशन निकालना था कि सैटेलाइट की हाइट कितनी होगी, तो इसको आप देख लीजिएगा, और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक मेटल वायर है, यूनिफॉर्म उसकी डेंसिटी है और लेंथ L है, उसको बेंड कर दिया सेमी सर्कुलर आर्क में, और एक पार्टिकल उसके ऊपर रखा गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। कह रहे हैं सिंपल सी बात है, सेमी सर्कुलर आर्क फॉर्म में हमने रख दिया, तो ये हो गया, तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर पूरे की लेंथ L है तो L/π हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी 2G, और इसका मास पर यूनिट लेंथ ओवर आपको क्या लेना पड़ेगा, रेडियस R। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2G/m, और ये L हो जाएगा, L/π तो L² बन जाएगा, F = mg, तो ये हो जाएगा 2G/m/L², ठीक है। क्योंकि जितनी भी उसकी हमारी मास डेंसिटी दी है ना, तो हम मास पर यूनिट लेंथ ही लेंगे। अब यहाँ पर जितना उसका लेंथ है टोटल, ठीक है, और वो हमारा उसका क्या होगा, सरकमफेरेंस πr के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जब इक्वल होगा तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे, और एक बार r निकल गया तो फिर हम mg लगा के सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा ग्रेविटी की लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।